हेलो एवरीवन। बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस आज से हम अपलोड करने जा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी टाइम से हम लोगों ने केमिस्ट्री से कोई नाता नहीं रखा है। हमें पता है लॉकडाउन के बाद काफ़ी टाइम हो गया है, कोई क्लास हमारी नहीं हुई है और हमें टेंशन भी खाया जा रही है योगी के सिलेबस कैसे होगा इस बार। तो वैसे भी सिलेबस ज़्यादा होगा, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो खैर सारी ईजी है, जिसमें सबसे ईजी होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऐसे हंसते हंसते आराम से अपन पढ़ लेंगे केमिस्ट्री को। आप लोगों को पता ही है, मुझे जानते ही हैं आप लोग, आदिल अंसारी नाम है मेरा, आप लोगों का केमिस्ट्री ट्यूटर हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीएससी फाइनल ईयर के लिए सेकंड बुक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। 5 यूनिट्स होती है, आपको पता है। यूनिट 1 जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यहाँ पर जो आपकी स्पेक्ट्रम आने वाले हैं वो सेकंड ईयर से बिल्कुल अलग है। सेकंड ईयर में आपने आईआर स्पेक्ट्रम और यूवी स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा एनएमआर स्पेक्ट्रम, न्यूक्लियो मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम। अभी तक जो हम स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रॉन के वजह से, इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपको दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जो स्पेक्ट्रम्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे नाभिक की वजह से, इसलिए इसका नाम है न्यूक्लियो मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम। जब नाभिक आएगा, नाभिक के बाद आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो वो अनुनाद दर्शाएगा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएगा, उत्तेजित अवस्था में जाएगा, तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनेंगे वो होती है आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। खैर, स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपको पहले जो नॉर्मल यौगिक है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इन सब के बारे में अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए। वैसे मुझे पता है आप सब लोगों को सब कुछ ही आता है, लेकिन आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है। ऐसा ही होता है हमारे साथ अक्सर कि हमें सब कुछ आता है लेकिन हमें कुछ भी नहीं आता है। तो ठीक है, वो कुछ भी नहीं आता है को अपन को सब कुछ आता है में कन्वर्ट करना है पहले, उसके बाद अपन एनएमआर स्पेक्ट्रम को देखेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2। यूनिट 2 जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट फर्स्ट जो है वो है कार्ब धात्विक यौगिकों का, और पार्ट सेकंड है आपका कार्ब सल्फर यौगिकों का। ठीक है, नाम से बता रहे हैं ये अपने बारे में, कार्ब धात्विक यौगिक यानी कि कार्बन और धातु परमाणु के साथ जो यौगिक बनेगा, कार्ब धात्विक, कार्बन भी होगा और धातु परमाणु भी होगा, इन दोनों से मिलकर जो यौगिक बनेगा वो होगा आपका कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब सल्फर यौगिक यानी कि कार्बन और सल्फर यहाँ पर होगा। ठीक है, कार्बन और सल्फर से मिलकर बना यौगिक जो होगा आपका वो कार्ब सल्फर यौगिक होगा। इसका सीधा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, CS2, इसमें कार्बन और सल्फर होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, ठीक उसी तरह से होती है CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। सेकंड पार्ट है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ आते हैं कार्ब धात्विक यौगिकों के ऊपर। कार्ब धात्विक यौगिक नाम से बता रहे हैं कि कार्बन और धातु परमाणु दोनों के बीच में आपका बॉन्ड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हर वो यौगिक जिसमें कार्बन और धातु हो वो कार्ब धात्विक यौगिक होगा, नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास है RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोहल से बनता ही है। जब अल्कोहल की रिएक्शन अपन सोडियम से कराते हैं, ROH रिएक्टेड विथ सोडियम, अल्कोहल दुर्बल अम्लीय होता है, सोडियम क्षार धातु है, दोनों की रिएक्शन हुई, अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाएंगे, बनेगा RONA, निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस हाफ ऑफ H2। या फिर मैं अल्कोहल की रिएक्शन करा दूं सोडियम क्षार से NaOH के साथ, NaOH क्षार है, OH देगा, अल्कोहल दुर्बल अम्लीय है, H देगा, तो मिल गया आपको वापस से RONA। फर्क सिर्फ इतना सा, अब निकलने वाला समूह होगा जल, RONA। इसमें कार्बन भी है, इसमें सोडियम धातु भी है, लेकिन ये कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है। कार्ब धात्विक यौगिक के लिए आवश्यक शर्त यह है कि कार्बन धातु बंद होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड शुड हैव कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन धातु बंद होना चाहिए, तभी वो कार्ब धात्विक यौगिक आपका कहलाएगा। ऐसे यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक नहीं कहलाएंगे। इसमें कार्बन का बंध ऑक्सीजन परमाणु से है और ऑक्सीजन का बंध फिर धातु परमाणु से है, तो वो कार्ब धात्विक यौगिक हुआ। अब कार्ब धात्विक यौगिक आपके ढेर सारे होते हैं, बहुत सारे कार्ब धात्विक यौगिक। हर वो यौगिक जिसमें कार्बन का सीधा बंध धातु परमाणु से बन रहा हो वो आपका कार्ब धात्विक यौगिक कहलाएगा। लेकिन यहाँ हमें डिस्कस करने हैं आपके 3 बेसिक कंपाउंड जो कार्ब धात्विक यौगिक हैं, जिनके बारे में इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
वो 3 कंपाउंड कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये रहा आपके सामने, आप इससे अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, इसे बोलते हैं हम ग्रीनियर अभिकर्मक। ग्रीनियर अभिकर्मक, ठीक है। कार्बन धातु, कार्बन का बंध है मैग्नीशियम धातु के साथ, और हमें पता है कि ग्रीनियर अभिकर्मक में कार्बन परमाणु होता है नेगेटिव। हर वो यौगिक जिसमें कार्बन का बंध धातु परमाणु के साथ होगा, कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होगा, आंशिक ऋणावेश होगा, और धातु परमाणु पर आंशिक धनावेश होगा। धातुएं सारी विद्युत धनी होती है। मैग्नीशियम के रेफरेंस में कार्बन जो है वो नेगेटिव होगा। इस बंध को तोड़ने की कभी भी नहीं सोचना अपन को Mg और X के बीच का, क्योंकि धातु परमाणु और हैलोजन के बीच का बंध है, ठीक है। धातुएं विद्युत धनी होती है और हैलोजन तो हमें पता है पूरा परिवार ही विद्युत ऋणी है, तो इस बंध को हमें नहीं तोड़ना है, ये बंध हमेशा टूटता है। पहला कार्ब धात्विक यौगिक ये है आपके सामने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे पहला बना कार्ब धात्विक यौगिक ये है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला बना कार्ब धात्विक यौगिक तो जिजेस लवण है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहने जा रहा हूँ कि हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें पहला कार्ब धात्विक यौगिक ये है RMgX ग्रीनियर अभिकर्मक। इसके अलावा हमें यहाँ पर पढ़ना है RLi, जिसे हम बोलते हैं सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक, सुपर ग्रीनियर रिएजेंट। क्यों बोलते हैं सुपर ग्रीनियर रिएजेंट? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ग्रीनियर अभिकर्मक से भी ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लिथियम हमें पता है कि क्षार धातुओं में सबसे पहली और सबसे छोटी धातु है, और हमें पता है कि अगर कोई धातु जो है वो आकार में छोटी है तो उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्रियाशीलता घटती जाएगी। लिथियम का आकार सबसे छोटा होता है, बहुत अधिक क्रियाशील होता है। कार्बन के साथ बंध है, ये यौगिक बहुत अधिक क्रियाशील यौगिक होगा। ग्रीनियर अभिकर्मक से भी ये मान लो कम से कम 100 गुना ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए इसको आपने सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक बोला है। अब जो चीज़ इतनी ज़्यादा क्रियाशील है ना, वो भी इतनी काम की नहीं है हमारे लिए, ठीक है। बेसिक नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मली जो चल रहा है वो काम होना चाहिए। एक तो बहुत ही कम क्रियाशील आयोडीन ले लो, आयोडीन का आकार बहुत बड़ा है, बड़े आकार के कारण अभिक्रिया ही नहीं होती है। और एक बहुत ही अधिक क्रियाशील, यहाँ पे लिथियम ले लिया, आयोडीन धातु नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। तो बहुत कम आकार की सबसे अधिक क्रियाशील धातु ये है। तो इतना अधिक क्रियाशील होता है कि इसको आप ज़्यादातर रिएक्शन में काम में ही नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही आप काम में लेंगे, पात्र से निकालेंगे, हवा से क्रिया करके काम खत्म, वायु से क्रिया कर लेगा, ठीक है। तो ग्रीनियर अभिकर्मक, सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक, इसके अलावा एक होता है आपका फ्रैंकलैंड अभिकर्मक R2ZN, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। अब एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, यहाँ पर मैग्नीशियम की संयोजकता भी 2 है, जिंक की संयोजकता भी 2 है, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सर R2Mg क्यों नहीं बना दिया आपने ग्रीनियर अभिकर्मक के तौर पे, या फिर आपने RZNX क्यों नहीं बना दिया? बिल्कुल सही, दोनों बन सकते हैं, ये भी बन सकता है। मैग्नीशियम के दोनों तरफ आप एल्किल समूह ले लीजिए, ये भी बन सकता है ग्रीनियर अभिकर्मक के समान, लेकिन बन तो सकता है। मैं इसको ग्रीनियर अभिकर्मक नहीं कहूँगा, दिस इज नॉट ग्रीनियर रिएजेंट, दिस इज नॉट फ्रैंकलैंड रिएजेंट, जो है वही है। ग्रीनियर अभिकर्मक का मतलब RMgX, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का मतलब R2ZN। ऐसे बना सकते हो आप, यौगिक मिल सकते हैं आपको, लेकिन ये फ्रैंकलैंड अभिकर्मक नहीं है और ना ही ये ग्रीनियर अभिकर्मक होगा, ठीक है। तो इन 3 यौगिकों के बारे में आपको पढ़ना है इस यूनिट के पार्ट फर्स्ट के अंदर, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारी यूनिट 2 है। यूनिट 2 के 2 पार्ट हैं, कार्ब धात्विक यौगिक और कार्ब सल्फर यौगिक, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्ब धात्विक यौगिक के बारे में। मैंने आपको बताया कि इस यूनिट के अंदर आपको ये 3 यौगिक देखने हैं, जिसमें ग्रीनियर अभिकर्मक है, जिसमें सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक है और जिसमें फ्रैंकलैंड अभिकर्मक है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट कुछ इस तरह से है। इस यूनिट के पार्ट फर्स्ट का इंट्रोडक्शन था ये छोटा सा। अभी हमने ग्रीनियर, सुपर ग्रीनियर या फिर फ्रैंकलैंड के बारे में कुछ भी नहीं देखा है, ठीक है। यहाँ पर हमें करना क्या है, ग्रीनियर अभिकर्मक होता क्या है, उसको बनाते कैसे हैं, उसकी संरचना क्या है, किस प्रकार से वो अपनी संरचना दर्शाता है, किस प्रकार से उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, किस प्रकार के उसके भौतिक गुण हैं, इन सब के बारे में हमें यहाँ पर देखना होगा। ग्रीनियर अभिकर्मक के बारे में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, लेकिन इतना ब्रीफली नहीं पढ़ा जितना अब पढ़ने वाले हैं। ग्रीनियर अभिकर्मक बनाते कैसे हैं, उसकी केमिकल रिएक्शंस आपको देखनी है, साथ ही साथ लेबोरेटरी में आप उसको किस तरह से बना सकते हैं उसके बारे में भी आपको देखना होगा। लेबोरेटरी
लेबोरेटरी मेथड की मैं अभी बात नहीं करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे कि लेबोरेटरी मेथड किस तरह से। सिंपल सी चीज़, अगर आपको ग्रीनियर अभिकर्मक बनाना है, मैंने लिया एल्किल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जिसे आप कह सकते हैं, हेलो एल्केन जिसे आप कह सकते हैं, RX लिया है मैंने, साथ में इसकी रिएक्शन कराई है मैंने मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम धातु है, धातुएं क्रियाशील होती है, सोडियम के जस्ट बाद वाली धातु है। सोडियम तो हवा में यहाँ पकड़ लेती है, मैग्नीशियम उससे थोड़ी कम क्रियाशील है, ठीक है। दोनों की रिएक्शन हुई RMgX, ये बन गया यहाँ पर। अब आप कहेंगे सर R क्या लें, X क्या लें, किस तरह से रिएक्शन होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लैब में इसको तैयार कर रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि आपका जो R है यानी कि जो अल्काइल ग्रुप है वो छोटे से छोटा हो, क्योंकि हमें क्रियाशील यौगिक बनाना है। और क्रियाशील यौगिक बनाना है तो फिर इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में आपको एल्किल समूह जो है वो छोटा लेना होगा। तो यहाँ पर R के रूप में मैं ले लेता हूँ CH3। अब उसके बाद हम कहें कि X क्या लें, तो फिर आप कहेंगे कि X तो छोटे से छोटा, आप फ्लोरीन ले लो, यही कहेंगे। नहीं लेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन यहाँ पर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि फ्लोरीन मैं कहता हूँ, मानता हूँ मैं क्रियाशील है, लेकिन जब फ्लोरीन का किसी से बंध बन जाता है तो फिर उसके बाद वो क्रियाशील नहीं है, वो सबसे अधिक स्थायी यौगिक हो जाता है। और वैसे भी फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। अगर कहीं पर कार्बन और फ्लोरीन का बंध बन जाता है तो वो अभिक्रिया नहीं, वो विस्फोट है, क्योंकि फ्लोरीन अंधेरे कमरे में भी क्रिया कर लेता है। कार्बन और फ्लोरीन के लिए आपको अगर बंध बनाना है तो इसको घुमा फिरा के करना पड़ेगा। जैसे कि 12th क्लास में आप लोगों ने देखा था कि अगर एल्किल फ्लोराइड बनाना है तो आपको क्या करना होता है, आपको स्वार्ट अभिक्रिया करनी होती है। अगर आयोडाइड बनाना है तो आपको फिल्केंस्टीन अभिक्रिया करनी होती है। डायरेक्ट नहीं होते हैं ये काम, ठीक है। कार्बन और फ्लोरीन का बंध सीधे सीधे नहीं बन सकता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन और फ्लोरीन का बंध है और वो स्थायी भी है, लेकिन अपवाद भी तो कोई चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने X के स्थान पर F ले लिया, आपका काम आज हो ना कल हो। Cl ले लो, नहीं होगा। Br ले लो, नहीं होगा। आयोडीन लो, क्योंकि अगर कार्बन का बंध आयोडीन के साथ होगा, ये बंध टूटेगा तभी तो आगे अगला बंध बनेगा। हमें करना क्या है, हमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से करानी है और अभिक्रिया कराने के बाद मुझे ग्रीनियर अभिकर्मक बनाना है। तो वो अभिक्रिया कब संभव है, वो अभिक्रिया तभी संभव है जब R और X के बीच का बॉन्ड पहले टूटे। ये बॉन्ड टूटेगा तभी उन दोनों के बीच में मैग्नीशियम आके अपना बंध बनाएगा, और जब अपना बंध बनाएगा तभी आगे ग्रीनियर अभिकर्मक बनेगा। तो बात मेरे ये समझ में आई कि अगर एल्किल समूह के रूप में मैं मैथिल ले लेता हूँ और हैलाइड के तौर पे मैं आयोडीन ले लेता हूँ तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि Cl से नहीं होगा, Br से नहीं होगा, होगा लेकिन समय लगेगा। रिएक्शंस में तो आप करा सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, हम बात कर रहे हैं लेबोरेटरी मेथड में अगर आपको कराना हो। यहाँ रिएक्शन में तो मैं Cl Br ले लूँ और ज़्यादातर RMgCl RMgX के रूप में अपन CH3 MgCl C2H5 MgCl यही लेते हैं। लेकिन अगर आपको लैब में इसको बनाना है, आसानी से बनाना है, अब लैब में ऐसा थोड़ी ना कि 3-4 घंटे तक आप बैठे रहोगे, ठीक है। लैब का टाइम देखेंगे अपन कि किस तरह से बनाना है, कितनी जल्दी बनाना है। सर ने अपन को प्रैक्टिकल सिखाया, उसके बाद अपन को वो प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। आयोडीन काम में लो, सबसे बढ़िया। और दूसरी चीज़, आयोडीन आसानी से अवेलेबल होता है लैब में, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में, पीले पीले क्रिस्टल्स के रूप में आपको मिल जाएगा। क्लोरीन और ब्रोमीन द्रव अवस्था में आपको प्राप्त होंगे या फिर गैस अवस्था में आपको मिलेंगे। उनको यूज़ करना इतना आसान भी नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रीनियर अभिकर्मक बनाने के लिए सीधी सी रिएक्शन आपके सामने है। RX लेंगे, इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। मैंने आपको बता दिया कि अगर एल्किल समूह के रूप में आप CH3 लेते हैं, काम जल्दी होगा। हेलोजन के रूप में आप आयोडीन लेते हैं, काम जल्दी होगा। क्रियाशीलता का क्रम इसके हिसाब से आप दे सकते हैं। आयोडीन सबसे अधिक क्रियाशील है तो फिर उससे कम ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन सबसे कम क्रियाशील। जैसे जैसे यहाँ पर एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्रीनियर अभिकर्मक बनने की क्रियाशीलता या इस अभिक्रिया की संभावना जो है वो घटती जाएगी। ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन है कि हमें ऐसे बनाना है।
प्रयोगों में तो आप क्या करते हैं, 3 मुंह का फ्लास्क लेते हैं, फिर उसके अंदर आप फ़ैन डालते हैं, इलेक्ट्रिक फ़ैन लगाते हैं, विद्युत विलोड़क लगाते हैं, उसके बाद मैग्नीशियम के टुकड़े, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ ग्रीनियर अभिकर्मक का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीनियर अभिकर्मक में आपका कार्बन परमाणु होगा, कार्बन परमाणु का बंध होगा मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम का बंध होगा हैलोजन के साथ। मैग्नीशियम और हैलोजन बंध कभी भी नहीं टूटेगा किसी भी अभिक्रिया के अंदर, कितने भी क्रियाशील वाली अभिक्रिया हो, बंध हमेशा ये वाला टूटेगा। तो ये ग्रीनियर अभिकर्मक हुआ, इसको बनाने की बात हुई, सिंपल सी रिएक्शन मैंने आपको बताई है। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक की संरचना के बारे में कि ग्रीनियर अभिकर्मक की संरचना कैसी होगी। देखो सीधी सी चीज़ है, ये यौगिक कितना अधिक क्रियाशील है, और क्रियाशील है तो फिर ये आसानी से तो वातावरण में नहीं रह सकता। इतना क्रियाशील है कि अगर मैं इसकी वायु से भी अभिक्रिया करा दूं तो ये अल्कोहल बना देगा। वायु के आधे अणु से भी अगर मैं इसकी अभिक्रिया करा दूं और जलयोजन करा दूं इसका, तो ये अल्कोहल बना लेगा। कहने का मतलब ग्रीनियर अभिकर्मक को हमने खुला छोड़ा, खुला छोड़ने के बाद उसमें पानी डाल दिया, पानी डालने पर अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब अल्कोहल का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई ठीक है अल्कोहल बना लो, ग्रीनियर अभिकर्मक बनाया, अल्कोहल काम हो गया, बस हो गया हमारा, तो नहीं। ये ग्रीनियर अभिकर्मक है, हाफ O2 से हमने इसकी अभिक्रिया कराई, यानी कि 1 ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, ROMgX। मैंने कहा आपसे कि इस बंध को तो तोड़ने की सोचना ही नहीं है, तो बचा क्या, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बंध, इन दोनों के बीच में मैंने ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिया है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए मैं इसका जलयोजन करा देता हूं, बंध का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचा, RO माइनस पे क्या जाएगा, H प्लस, Mg पे क्या जाएगा, OH माइनस, ROH MgX OH, बन गई अल्कोहल। दिख रहा है हमें ग्रीनियर अभिकर्मक कितना क्रियाशील है। अगर हवा में भी खुला छोड़ दिया तो क्रिया कर लेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ, ग्रीनियर अभिकर्मक की संरचना के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रीनियर अभिकर्मक सिंगल यूनिट में नहीं रहता है, यानी कि ये एकलक अवस्था में नहीं मिलेगा, RMgX की फॉर्म में ये नहीं मिलेगा। ऐसी कम से कम 2 इकाइयाँ जुड़ी होगी आपस में, तब जाके ग्रीनियर अभिकर्मक स्थायी होगा कमरे के तापमान पर। मेरे कहने का मतलब ये है कि ग्रीनियर अभिकर्मक द्विलक यानी कि डायमर यूनिट फॉर्म में रहता है, द्विलक के रूप में ये आपको मिलेगा। तो बस वही संरचना मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से क्या होगी ग्रीनियर अभिकर्मक की संरचना। संरचना मतलब ऐसे कुछ नहीं, अपन 3D स्ट्रक्चर बना देंगे, फॉर्मूले की फॉर्म में ही दे रहे हैं अपन इसको, RMgX। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 1 इकाई है, 1 यूनिट है। मैंने क्या बोला, डायमर में रहता है, यानी कि द्विलक के रूप में रहता है, ठीक है। तो मैं दूसरा वाला भी ऐसे लिख देता हूँ, RMgX, ठीक। यहाँ पर धातु परमाणु हैं, यहाँ पर हैलोजन परमाणु हैं, अंतरा अणु आकर्षण बल इनमें लागू होगा। तो मैंने इसको कुछ ऐसे डैश डैश से बना दिया। अब ऐसा मत कह देना कि मैग्नीशियम की संयोजकता 3 कर दी, हैलोजन की संयोजकता 2 कर दी। नहीं, हैलोजन की संयोजकता 1 ही है, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 ही है। मैंने जो यहाँ पर बनाए हैं ये आंशिक बंध बनाए हैं, डैश डैश करके बनाए हैं। अगर नहीं दिख रहा हो आपको वीडियो में तो और मैं इसको कुछ इस तरह से शो कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बंध है ये अंतरा अणु आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, विद्युत आकर्षण, किसी भी तरह से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये धातु परमाणु है और ये हैलोजन परमाणु है। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2RMgX। ये भी द्विलक की संरचना है ग्रीनियर अभिकर्मक की। वही मैंने क्या किया, RMgX 1 इकाई, RMgX दूसरी इकाई, दोनों को अंतराणु का आकर्षण बल से मैंने जोड़कर बता दिया है। तो इसका मतलब क्या है, 2 यूनिट आपस में जुड़ी हुई है, तो मैंने लिख दिया 2RMgX। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने इसको ऐसे लिख दिया R2Mg प्लस MgX2, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये भी ग्रीनियर अभिकर्मक का ही रूप है, लेकिन ग्रीनियर अभिकर्मक नहीं है। मैं सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा हूँ कि ग्रीनियर अभिकर्मक की द्विलक संरचना को आप किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी द्विलक संरचना है,
ये भी द्विलक संरचना है, ये भी द्विलक संरचना है, विलयन में है, मिश्रण में है। कुछ नहीं किया है मैंने यहाँ पर, RMgx RMgx था तो मैंने दोनों R को एक Mg के साथ लिख दिया और दोनों X को एक Mg के साथ लिख दिया, R2Mg Mgx2। अब चाहे तो मैं इसको भी खोलकर लिख सकता हूं कुछ इस तरह से। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, ये कुछ ऐसा है। मैंने बोला R2Mg तो ये लीजिए R2Mg, मैंने बोला Mgx2 तो ये लीजिए Mgx2, ठीक है, R2Mg Mgx2। अब फिर से वही बात, हैलोजन परमाणु है, धातु परमाणु है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद्युत आकर्षण बल लगेगा तो ये लो फिर से एक द्विलक संरचना जैसी बनती हुई मुझे दिखाई दे गई है। तो ये संरचना में मैंने जो बीच में प्लस लगाया है इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों संरचनाएं अलग अलग है। ये देखो R2Mg Mgx2 ये लिख दिया मैंने, R2Mg Mgx2। ये ग्रीनियर अभिकर्मक की संरचना के बारे में हम दे सकते हैं। बनाना कैसे है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हमें मैग्नीशियम से करानी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करानी है, तो आपको ग्रीनियर अभिकर्मक प्राप्त हो जाएगा। एल्किल समूह छोटे से छोटा लेना है, हैलोजन बड़े से बड़ा लेना है, क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि आयोडीन लेना है मुझे, तो हमारा ग्रीनियर अभिकर्मक हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको बनाने के तरीके सिर्फ एक ही है, प्रयोगशाला विधि में आपको इसकी नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ग्रीनियर अभिकर्मक बहुत ज़्यादा क्रियाशील यौगिक होता है और इसकी सबसे मेन रिएक्शन में आपको एक नाम बता दूं, ज़ेरेविटिनोव अभिक्रिया, ज़ेरेविटिनोव रिएक्शन, जिसमें हम एल्केन का निर्माण करते हैं और किसी भी यौगिक के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन का पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितनी संख्या में एक्टिव हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें ग्रीनियर अभिकर्मक के बारे में मैंने आपको बताया। कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें ग्रीनियर, सुपर ग्रीनियर और फ्रैंकलैंड अभिकर्मक होंगे। ओके देन, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।